साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। हम सब जानते हैं कि भारत में लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है आचार संहिता लगती है और तमाम आचार संहिता के बाद की बात करें तो कुछ चीज़ें वैसी हैं जो हमें खुद भी करनी चाहिए, जो कर्तव्यों की बात की जाती है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करना चाहते हैं चुनाव में पत्रकारों की भूमिका पर, पत्रकारिता कैसी हो ताकि निष्पक्ष कहा जा सके उसको, और जो जमहूरियत है इस देश की, जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में कैसे योगदान हो पत्रकारों का, क्योंकि हम ये कहते भी हैं और दुनिया भी हमें मानती है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तो वैसी स्थिति में पत्रकारों का भी बड़ा दायित्व बढ़ जाता है। तो आज के कार्यक्रम में बात करते हैं पत्रकारिता पर, समझने की कोशिश करते हैं कि पत्रकारों को क्या करना चाहिए ताकि चुनाव जो होना है वो निष्पक्ष हो, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन हो। और इस पर बात करने के लिए दो खास लोगों को स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं शंभुनाथ चौधरी जी का, जो झारखंड के जाने माने पत्रकार है, कई जगहों पर संपादक रहे हैं और लगातार आपकी रिपोर्ट्स में IANS में पढ़ते हो तो अच्छा चाव से पढ़ते रहते हैं। और अमन जी का, अमन कुमार जी दिल्ली झारखंड के चैनल ऑपरेशन स्पेशलिस्ट हैं और झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्योंकि हमारे घरेलू हैं तो मैं शुरुआत आपसे करूंगा कि अभी का जो माहौल है, जब सबसे ज़्यादा आरोप हम लोगों पर भी लगते हैं पत्रकारों पर कि भाई आप निष्पक्ष नहीं हैं, चुनाव में इस तरह की खबरें चलें, क्या करना चाहिए पत्रकारों को जो आरोप भी न लगे और लोकतंत्र को हम मजबूत बनाने में अपनी भूमिका भी निभा पाए? देखिए, ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि भाई हमारी जो विश्वसनीयता है उसके 4 स्तंभ हैं कि इन 4 चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव होंगे, एक्यूरेसी होगी, इसके अलावा हम फेयरनेस जो है वो बरकरार रखेंगे, फियरलेस तो होंगे ही। तो रिपोर्ट करते समय, चूँकि ये लोकतंत्र है और इसमें हर किसी को अपनी आहुति देनी है, पत्रकारों के हिस्से भी एक दायित्व है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ख़ासतौर पे जब सूचना की आंधी चल रही है और तमाम तरीके की सूचनाएं, न्यू मीडिया का चलन इतनी तेज़ी से बढ़ा है और लोग जो है उनके पास सूचनाओं के कई माध्यम हैं, तब पत्रकारों का दायित्व ये है कि लोगों तक सही सूचना पहुंचे। क्योंकि आप देखेंगे कि चुनाव के वक्त सबसे ज़्यादा भ्रामक खबरें और सबसे ज़्यादा गलत खबरें चलती हैं किसी के बारे में भी। तो आपके सामने चैलेंज ये है कि आप खबर को तथ्यों की कसौटी पे परखें, वो एक्यूरेट हो और संतुलन तो कायम रहना ही चाहिए। बैलेंस जो है, चौथी बात जो है वो बैलेंस है कि बैलेंस आप कैसे बनाएंगे। तो दोनों पक्षों की बात होनी चाहिए और सूचना को कई कॉर्नर से उसको कंफर्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अक्सर अभी कई सारे पत्र जो हैं, रवि प्रकाश जी, जब सीता सोरेन ने अभी हाल में जब इस्तीफ़ा दिया था तो ये पत्र जो है पहले वायरल हो गया। सीता सोरेन से संपर्क नहीं हो पा रहा था, हम लोगों पे भी दबाव था, कई लोगों पे दबाव था कि भाई कंफर्म कीजिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस तरीके की आपको व्हाट्सएप पे जो पत्र मिला है वो असली है नकली है, ये जांचना होगा। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि अभी कल कई अखबारों में छपा, कई वेबसाइट पे चल रहा था कि कुणाल सारंगी जो है वो किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। रात में उन्होंने खंडन किया। तो भाई हो सकता है बातचीत चल रही हो, कोई आज के दौर में ये बहुत कोई सामान्य सी बात है कि कोई पार्टी जो है, पार्टी तो कपड़े की तरह बदली जा रही है अब तो, लेकिन आपको कंफर्म होना होगा। आपकी विश्वसनीयता का सवाल है, सवाल उसकी विश्वसनीयता का नहीं है, आपकी विश्वसनीयता का है। आप लोगों तक जो सूचना पहुंचा रहे हैं वो कैसे विश्वसनीय हो और कैसे हम संतुलन जो है वो कायम रखें। और पत्रकारिता के जो बेसिक्स हम लोग पढ़ते रहे हैं, ये 4 चीज़ें हैं कि बैलेंस है, एक्यूरेसी है, ऑब्जेक्टिव हो आप। ये इन चीज़ों का पालन जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन कसौटियों पे अगर हम रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचा पाएंगे। और सही सूचनाएं पहुंचेगी तभी जनता, चुनाव की जब बात हो रही है तो जनता के पास जब सही सूचनाएं पहुंचेंगी तो वो सही निर्णय ले पाएगी, मतदाता जो है वो सही निर्णय ले पाएंगे। तो हमारा दायित्व ये है कि हम उनको अपडेटेड रखें,
वेल इन्फॉर्म्ड रखें, ताकि वो आसानी से और एक सटीक निर्णय ले सकें और इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभा सकें। अच्छा अमन जी, जब भी न्यूज़ की बात होती है और आजकल जो न्यूज़ चैनल के स्टूडियोज़ में जिस तरीके से बातचीत का जो तरीका बदला है, इसको जो कई लोग उत्साहित करता है और कई लोग उसकी आलोचना भी करते हैं। दूरदर्शन के साथ एक खासियत है कि ये दूरदर्शन सटीक चीज़ों को देता रहा है, बैलेंस रहता है, यहाँ पे बहसें होती हैं, कोई झगड़ा नहीं होता है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं इस चुनाव में, क्या गाइडलाइंस हमारे पास है, हम लोग किस तरीके से पूरे चुनाव को कवर कर रहे हैं, मतलब दूरदर्शन कैसे कर रहा है। देखिए, क्योंकि दूरदर्शन लोक प्रसारक है और हम जो है सबको मौका देते हैं, जो क्योंकि निजी चैनल है उनका फोकस जो है वो रेवेन्यू पे होता है और चुनाव उनके लिए एक बड़ा मौका होता है। लेकिन हमारे लिए जो है वो चुनाव एक बहुत पवित्र चीज़ है और हम जो अभी शंभू जी बात कर रहे थे विश्वसनीयता की, हम उससे कभी भी समझौता नहीं करते हैं। और क्योंकि अंतिम आदमी की बात भी हम ही करते हैं, अंतिम आदमी तक भी संदेश हम ही पहुंचाते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि इसमें सबकी भागीदारी हो। तो सबसे पहले तो हम चुनाव के समय राजनीतिक दलों को मौका देते हैं कि वो अपनी बात जनता तक पहुंचाएं। ये हमारे बहुत वर्षों से ये परिपाटी चली आई है। उसका चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से हम लोग को आदेश आता है कि सबको जो भी पार्टी हैं उनके संख्या बल के आधार पे, उनके रजिस्ट्रेशन के आधार पे एक वो क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल जो करते हैं तो उनको फिर समय मिलता है, लॉटरी सिस्टम से समय मिलता है और फिर हम उनको मौका देते हैं। इसके अलावा हमारी जो प्लानिंग है कि हम जो हर लोकसभा क्षेत्र से मैं क्योंकि झारखंड में बैठा हूँ इसलिए केवल झारखंड की बात करूँगा कि उन जगहों पे जहाँ पे कोई नहीं पहुँच रहा है वहाँ जाएँ, वहाँ की जो सिचुएशन है उसको दिखाने की कोशिश करें। और हमारा जो है दूरदर्शन का सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि हम एजुकेटेड मैंने एजुकेशन देते हैं लोगों को कि कैसे आप क्या फ़ायदा है इसका, और दूसरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये दो काम जो है हम लगातार कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारे जो भी टेलीविज़न है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं कैसे वोट करना है, क्या करना है। और आने वाले समय में हम जो है जो बहस की बात आप कर रहे थे, बहुत सकारात्मक जो बहस करेंगे, जो झारखंड के मुद्दे हैं उन पे हम बात करेंगे। और हम बड़ी पार्टी के उम्मीदवारों को भी उतना ही मौका देते हैं और छोटी पार्टी के उम्मीदवारों को भी उतना ही मौका देते हैं। तो वो हमारी प्लानिंग है, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, एक और सवाल आप दोनों लोगों से एक एक करके बताइएगा कि जैसे जब पत्रकारिता हम लोग करते हैं, वैसे तो आमतौर पे पत्रकार चीज़ों को उठाते ही रहते हैं जो समस्याएं हैं उनको, लेकिन चुनाव के वक्त में कैसा आता है जब हम किसी को अटेंशन अपील कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हो रहा है, अभी आपको अपना घोषणा पत्र बनाना है, थोड़ा सा इस पर काम कर लीजिए। तो अभी के दौर में माफ़ करिएगा, पत्रकारों को किन किन मुद्दों, खासकर झारखंड में जब हम हैं, जहाँ आदिवासी हैं, जहाँ पे एक ज़माने में भुखमरी थी, मॉब लिंचिंग, तमाम चीज़ें रही हैं, तो हमें किन किन इशूज़ को उठाना चाहिए, कैसे उसको प्रेजेंट करना चाहिए ताकि वो बात पहुँचे उन तक जो निर्णय लेने वाले हैं। बिल्कुल, आपने बहुत मार्के की बात कही। जो वाजिब मुद्दे हैं चुनाव में वो मुद्दे बने और वोट जो है वो जनता से जुड़े मुद्दों पे मांगे जाए। झारखंड जल जंगल ज़मीन का प्रदेश कहा ही जाता है, जहाँ इन मुद्दों की बात तो आम दिनों में बहुत होती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो हम जाति की बात करने लगते हैं। हमारा समीकरण जो है हम उस पर आकलन करने लगते हैं। हम इस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं पत्रकार कि ये लगता है कि नहीं, तब हम न जल की बात करते हैं, न जंगल की बात करते हैं, न ज़मीन की बात करते हैं। तमाम मीडिया की बात कर लीजिए, उनकी प्रायोरिटी में ये लिस्ट जो है ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं। या झारखंड से जुड़े हुए जो मुद्दा है, विस्थापन बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई भी परियोजना आती है, ज़मीन यहाँ से बहुत जुड़ा हुआ मुद्दा है। भाई जब लोग विस्थापित होते हैं या इसको लेकर तमाम आंदोलन झारखंड ने देखे हैं, तमाम कोयल कारो जैसी परियोजना का हसर हम लोगों ने देखा और कई परियोजनाओं का ऐसे तमाम उदाहरण जो है वो लिए जा सकते हैं। तो ये मुद्दे जो है वो हाशिए पे चले जाते हैं चुनाव में, और ऐसे वक्त में हम पत्रकारों का दायित्व है, ख़ासतौर पे मैं ये कहूँगा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग की इस समय बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, और हम ज़मीनी सच्चाइयों को परखें। हमारा फोकस जो है आमतौर पे होता क्या है कि राजनेता क्या कर रहे हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके बयान, रिलीजेज, इन पे हमारा फोकस होता है चुनावी रिपोर्टिंग में। मैं
ये उम्मीद करूंगा, और बल्कि ये करना चाहिए, उम्मीद क्या करना चाहिए, मुझे खुद से भी उम्मीद करनी चाहिए कि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पे फोकस करें, ज़मीनी सच्चाई क्या है। क्योंकि जब चुनाव ये मौका है और हम जब कोई बात जो है बहुत गंभीरता से सुनी जा सकती है, और तभी हम उन मुद्दों को बिसरा देते हैं जिन पे हम बाकी दिनों में तो बात करते हैं लेकिन चुनाव के वक्त बात नहीं करते हैं। झारखंड में स्थानीयता का सवाल आज तक झारखंड बने हुए 23 साल है। जो भी हो, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, या मैं उस बात, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए, वोट इस पे क्यों नहीं होनी चाहिए, विस्थापन के मुद्दे पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए। झारखंड से जो पलायन इतने बड़े पैमाने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पे किसी और प्रदेश से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता होगा, प्रतिशत के हिसाब से आप देखेंगे। इस पे बात नहीं होती है, बात होनी चाहिए और इन्हें मुद्दा बनाया जाना चाहिए चुनाव में। और ये मुद्दा जो है वो जाहिर है कि हम टेबल पे बैठ के जब रिपोर्टिंग करेंगे तो ये बात कभी सच सामने नहीं आएगी। खासतौर पे हम आपकी ही बात करते हैं, जब आप मुझे तो सबसे पसंद तब आता है जब आप फील्ड से रिपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, बहुत जीवंतता भरी जो है, तो ऐसे बहुत, और मुझे लगता है कि ये सीखने की ज़रूरत है, ये बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम लोग कमरे से बाहर निकलें, खिड़कियाँ खुली रखें, दरवाजे खुले रखें, सिर्फ वो न सुने जो राजनेता कह रहे हैं, सिर्फ वो न सुने जो पार्टियां कह रही हैं। हमारी भी अपनी एक समझ, एक सलाहियत विकसित होनी चाहिए, और ये विकसित होगी तब हम जब ग्राउंड पे जाएंगे, तब मूल बात यही है। न्यूज़ रूम का जो माहौल है वो भी पूरा बदल चुका है। हम लोग सभी लोग जो हैं 20-25 साल अपने कैरियर का वो देख चुके हैं, और लगभग 4-5 लोकसभा विधानसभा चुनाव हम लोगों ने कवर किया है। तो न्यूज़ रूम का जो माहौल है, जो बात कर रहे थे शंभू जी, वो पूरी तरह चेंज हो चुका है। मैं तो यहाँ झारखंड के लीडिंग अखबारों को मैं देख रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ पिछले 15-20 दिनों से। तो जैसा ये बता रहे थे कि ग्राउंड रिपोर्ट, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। वो वही चीज़ लिख रहे हैं जो टेबल पे बैठ के कि मुनिया बेटी हंसती जाए और वो पर गई, वो उससे नहीं होने वाला है। ये सिर्फ यहाँ के अखबारों में नहीं है। एक हमारे मित्र हैं जो एक निजी चैनल में बहुत सीनियर ओहदे पे हैं, प्लानिंग का काम देखते हैं, वो कल मुझसे फ़ोन कर रहे थे और तो बहुत निराश थे, क्योंकि हम लोग जब रिपोर्टिंग में थे तो 3-3 महीने 2-2 महीने लगातार फील्ड में रहते थे, आज यहाँ कल वहाँ। तो वो बात कर वही बोल रहे थे, भाई जो है ना, इस बार तो मैनेजमेंट जो है कुछ कर ही नहीं रहा है, मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जो लड़ाई है, जो बहस के नाम पे जो हम करते हैं, वो चाहिए। तो आपको क्या है कि ये बड़ा संकट का दौर है, तो इस संकट के दौर से कोई नहीं निकालेगा आपको, पत्रकार ही निकालेंगे। क्योंकि मैं जब भी अखबार में या टेलीविज़न में था तो कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं ये ऐसे मत करो, ये सरकार के खिलाफ हो जाएगा, तो ये फलां के खिलाफ हो जाएगा, तो ये किसी अधिकारी के खिलाफ हो जाएगा। संपादक जो है वो नहीं छापेगा, बोलते हैं कई लोग, बोलते हैं ना हम नहीं लिखते इसलिए क्योंकि संपादक तो जो है ना छापता ही नहीं है। मेरा अनुभव है और मेरा स्पष्ट मानना है कि जब आप खबर फाइल कर देते हैं ना, तो संपादक की हिम्मत नहीं होती रोकने की, और कितना संपादक कितनी खबरों को रोकेगा। तो ये पत्रकारों की भी भूमिका है कि आप कुछ कीजिए, कुछ नया सोचिए। आप केवल बैठ के टेबल पर बैठ के, सही बोल रहे, टेबल पर बैठ के कुछ नहीं हो सकता है। वही पुरानी फाइलों को निकालिएगा, उसी में कैरेक्टर चेंज करके आप लिखते जाइएगा, तो उससे कुछ भला नहीं होना है। जो लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो ग्राउंड रिपोर्ट पे आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्या बातें हैं, वहाँ की बात आपको नेताओं तक ले जाना ही होगी। नेता क्या, आप कोई नेता है जो अच्छा सोच रहा है तो उसकी बात वहाँ आम आदमी तक, कई अभी इस देश में ही कई जो मुद्दे हैं उसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है, तो उसको कौन दूर करेगा? पत्रकार ही दूर करेगा ना। हाँ, मुद्दे तो उठाने होंगे। हाँ। एक चीज़ और है कि आप भी और मैं भी रहा हूँ संपादक अखबारों में, मुझे कभी किसी मालिक ने कहा नहीं ये अखबार ये वाली खबर रोकना है। मतलब मुझे याद है कि विज्ञापन के लोग भी आते थे तो 90 डिग्री पे आते थे जब मैं था एडिटर, और हम लोग कहते थे कि इसका कॉलम फिक्स है, इतना ही बना छापेंगे। तो ये भी एक खुद से हम लोग बना लेते हैं। एक सवाल और आप दोनों लोगों से, क्योंकि आप दोनों का बहुत लंबा अनुभव है, तो जैसे जब लंबे दौर तक पत्रकारिता आदमी करता है, 20 साल 15 साल 25 साल 10 साल, तो धीरे धीरे आदमी एक मैच्योरिटी एक सर्टेन लेवल की आ जाती है, और तो आदमी को लगता है कहीं ना कहीं आप बायस हो रहे हैं। जैसे अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा कोई इंक्लिनेशन किसी न किसी धारा के प्रति है, बिल्कुल, तो एक बायसनेस आ गया। नए लड़कों में दिक्कत क्या, जो यंग लड़के आते हैं वो काफ़ी कुछ सोच के आते हैं, तत्काल करना है, बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम करें, नाम करना है, रामनाथ गोयनका अवार्ड लेना है।
तो वो जो शंभू जी पहले कह रहे थे वो मिसरीड हो जाते हैं कि पता चला व्हाट्सएप पे आया, सीता सोरेन का मैसेज, अच्छा ठीक है, उनका दस्तखत है, कर लिया, कंफर्म भी नहीं हुआ कि दस्तखत उनका है कि नहीं है। ये जो कन्फ्यूज़न है, इससे कैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बायस नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, और जो यंग जर्नलिस्ट हैं जो जल्दी उत्साहित हो जाते हैं वो बैलेंस है, उनके लिए क्या करना चाहिए? दो मेरे पास इसके उदाहरण है, मैं ये मतलब बताना चाह रहा था लेकिन आपने सवाल किया तो मैं जिक्र करता हूँ कि आप क्योंकि विश्वसनीयता की बात कर रहे थे, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत ही की थी तो उसमें विश्वसनीयता एक बड़ा अहम मुद्दा है। तो कैसे चुनाव में आपकी भूमिका बढ़ जाती है किसी चीज़ को लेके। आम दिनों में आपकी विश्वसनीयता तो सालों भर 365 दिन तक है, लेकिन क्योंकि चुनाव के समय क्योंकि आप प्रभावित कर सकते हैं एक बड़े लोकतंत्र के पूरे चुनाव सिस्टम को, तो आपकी भूमिका और बढ़ जाती है। मैं निजी तौर पर बता रहा हूँ, दो कहानियों को बता रहा हूँ कि जमशेदपुर में उपचुनाव हो रहे थे। मैं उस समय वहाँ पे मुझे भेजा गया था कि भाई ये बड़ा चुनाव है तो आप जाइए, आप खुद उसको कवर कीजिए। रात में 2 बज रहे थे रात, उस समय मेरे होटल में झारखंड के एक बड़े जो नेता हैं जिनको सब सम्मान देता है, हम लोग भी सम्मान देते हैं, वो मेरे दरवाजे पे थे। तो मैंने उनको बोला जी सर बताइए, तो अपने साथ एक पेन ड्राइव लाए थे, मेरे लैपटॉप में बोले कि लैपटॉप लाइए ना, और उन्होंने एक ऑडियो सुनाया जिसमें एक जो उनके विपक्ष में जो खड़े थे उनके किसी व्यक्ति से बातचीत हो रही थी। उनका कहना था कि ये फलां नक्सली है और उससे बात हो रही है, ठीक है, तो ये खबर आपको चलानी चाहिए, अभी ब्रेक कर दीजिए। और उन्होंने मुझे लोकतंत्र के बारे में बताया कि आप नहीं बचाइएगा तो कौन बचाएगा। तो मेरी उम्र भी कम थी, लेकिन कम से कम हमारी जो ट्रेनिंग हुई जिन लोगों के बीच, तो मुझे लगा कि एक पहला सवाल आया मेरे दिमाग में कि अच्छा ये आदमी किसी नक्सली से अगर नेताजी बात कर भी रहे हैं तो इसको रिकॉर्ड कौन किया? या तो नक्सली करता, नहीं तो ये नेताजी करते, ये थर्ड पार्टी हैं। इसके अलावा अगर पुलिस ने रिकॉर्ड किया है तो पुलिस का काम है को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए जी, ठीक है। ये सवाल था। तो हम उनसे पूछे कि सर आप ऑन कर रहे हैं इसको, आपके हवाले से चले? नहीं आप हमारे हवाले से क्यों चलाइएगा, आपको मिला है, आप लाई ब्रेकिंग मिला है। हम बोले कि मिला है लेकिन हम तो बताएंगे ना, किसने दिया खबर को खरा कहाँ करेंगे। और उनसे जब मैं 5-6 सवाल मैंने पूछा तो वो मेरे रूम से हमसे नाराज होके चले गए, ठीक है। बाद में फिर शाम होते होते फिर उस दिन इलेक्शन भी था, वो चाह रहे थे कि उसी रात में हम चलाएं और इलेक्शन पे उसका प्रभाव पड़ जाए, वोटिंग पे प्रभाव पड़ जाए कि नहीं ये आदमी का तो नक्सलियों से संबंध है। बाद में फिर और चैनलों ने चलाया, मैंने नहीं चलाया। बाद में फिर दोनों लोगों ने एक दूसरे पे केस भी किया, अभी भी केस चल रहा है, क्या पता है, और चर्चित प्रकरण है। लेकिन मैं ईश्वर को धन्यवाद दिया कि 2 बजे रात में नींद में भी मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी। क्योंकि मुझे लगा कि विश्वसनीयता का प्रश्न है और पूरे चुनाव प्रक्रिया को मैं जो है प्रभावित कर सकता था। तो आप पत्रकारों को ये नहीं भूलना चाहिए, आप टूल नहीं बने किसी के। दूसरा एक मामला और था, एक राजा पीटर थे, वो 2009 में चुनाव लड़ रहे थे तमार से। एक हमारे साथ हमारे एक जूनियर थे, मैं लाइव पे खड़ा था, अचानक एंकर ने मुझे कहा कि अमन जी राजा पीटर जो है उन पे हमला हो गया है, हमारे संवाददाता फला सुनील जी ने बताया है, तो उस पर क्या कहना है। क्योंकि एंकर को कुछ पता नहीं होता, उसको लगता है कि हम लाइव पे खड़े उसको सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि मैं बहुत बीच का रास्ता लेते हुए उनको बताया कि ऐसे, और फिर तभी मैंने उसको फ़ोन किया रिपोर्टर को, कह रहे कहाँ से खबर लाए आप? तो बोलता है सर ये तो गलत खबर हो गया है। तुरंत हम रुकवाए, बाद में रिपोर्टर को डांटे, लेकिन वो बहुत जल्दी में हटवा दिए, नहीं तो उससे प्रभावित क्या होता है, सिंपैथी वोट हो जाता, ये वाला वोट है, किसी का इमेज खराब। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो पत्रकारों की जो भूमिका, मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और अब क्योंकि जो हम बात कर रहे थे न्यू मीडिया के ज़माने में और ये जो है स्थिति खराब हो रही है, तो आपको ना अपना दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। पता चले कि गोयनका अवार्ड के चक्कर में आप जेल भी जा सकते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि जैसे जो पहला पार्ट था मेरे सवाल का कि जो जर्नलिस्ट सीनियर हो जाता है कुछ दिन तक काम कर लेते हैं, उनका इंक्लाइनेशन किसी न किसी एक धारा के प्रति हो जाता है अमूमन। अच्छा हम लोग ह्यूमन है तो होना स्वाभाविक भी है। कैसे बैलेंस करें जब हमसे कोई प्रतिक्रिया लेता है या जब हम लिखते हैं, जो सो कॉल्ड क्या जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो विचारधारा से प्रभावित हुए बिना स्पष्ट रिपोर्टिंग कर पाए, उनको क्या काम करना चाहिए? नहीं देखिए, ये तो ज़रूर सोचना चाहिए। जब आप कोई शब्द बोल रहे हैं या कोई शब्द लिख रहे हैं तो आपको एक एक शब्द तोलने की ज़रूरत है आज की तारीख में।
कि भाई आपका पलड़ा कहीं तो नहीं जुड़ रहा है। हम किसी न किसी विचारधारा से तो प्रभावित होते हैं, इंसान हैं, होंगे, और लंबे समय तक जब आप काम कर लेते हैं तो खास तौर पे तब जो है विचारधारा आप पे हावी होने लगती है। आपने ठीक बात कही। और इस समय बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अनुभव के साथ आप पे लोगों का यकीन भी होता है कि भाई आप 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और कोई बात आप बताएंगे तो आप पे यकीन और भरोसे के साथ लोग आपको देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा। और अगर आपका पलड़ा अगर इस तरफ किसी एक की तरफ झुक जाए या आप अपनी विचारधारा से प्रभावित होकर बायस आपका उसमें शामिल हो गया तो बहुत मुश्किल है। आपने एक और बात कही थी, मैं इसमें एड ऑन थोड़ा करना चाहूँगा। हमारे गुरुदेव थे बलबीर दत्त, सब लोग नाम जानते हैं, पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है। तो वो क्लास में बताते थे, एक किस्सा सुनाते थे कि एक पत्रकार, एक व्यक्ति आया बड़े मूर्धन्य संपादक के पास, उन्होंने कहा कि मुझे पत्रकार बनना है, परफेक्ट पत्रकार बनने के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 सूत्र दिए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिखो लिखो लिखो। वो चुप हो गए। तो उस छात्र ने कहा कि भाई ये क्या बात हुई कि आपने इतनी बात से कही। तो बोलो कि नहीं, आपको खुद को परफेक्ट बनाना है तो आप बार बार पढ़िए। उनका कहने का था लिखने में परफेक्शन लाना है तो बार बार लिखिए। आज की तारीख में जो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा जो चैलेंज जो अब आज में है वो है कि जांचो जांचो जांचो। तो आपके पास जो चीज़ आई है परखो परखो परखो, इसमें ये बात एड ऑन होनी चाहिए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिखो लिखो लिखो। आपने जो पढ़ा हो सकता है आपने कुछ गलत पढ़ लिया, आपने जो लिखा उसमें भी गलती की गुंजाइश, सुधारने की गुंजाइश है, लेकिन अगर आपने परखा नहीं, अगर आपने तथ्यों को जांचा नहीं, बार बार नहीं परखा, तो आप कभी भी धोखा खा सकते हैं और ये बहुत कठिन स्थिति है। तो मुझे लगता है कि खासतौर पर सीनियर पत्रकारों को इस मामले में उदाहरण पेश करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ जो जर्नलिज्म के प्रैक्टिशनर हैं वो आपसे सीखेंगी और आप एक रवायत जो है वो कायम कर रहे हैं, एक लकीर खींच रहे हैं, उसी पे आपकी विश्वसनीयता और बल्कि पूरी पीढ़ी की विश्वसनीयता जो है वो निर्भर करती है। तो हम सभी लोगों का दायित्व जो है वो बहुत बड़ा है रवि जी। और मुझे लगता है कि अपनी विचारधारा तो कम से कम जब आप लिख रहे हैं, जब कोई रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, तो विचारधारा को आप ज़रूर किसी दराज पे मेज में रख लें और उसके बाद लिखें। आपका दिमाग जो है वो पूरी तरह खाली होना चाहिए। विचारधारा के साथ जब भी हम लिखेंगे दुर्घटनाएं होंगी और इन दुर्घटनाओं से बचने का की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, भी सबकी खराब होती है, पूरे जर्नलिज्म की खराब होती है। लोग कहते हैं अच्छा वो फलाने वाला है, उसका चैनल नहीं देखेंगे, कैसे बोलता है। तो अभी बहुत निशाने पे है, अभी तो मीडिया ही निशाने पे है। और मीडिया में ये कोई नहीं है कि अमन कुमार ने गलत किया, शंभू चौधरी भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि एक बिरादरी है ना, और एक मतलब आपको जिम्मा दिया गया एक स्थान, ऐसे ही आपको सम्मान थोड़ी दे रहा है। आप कहीं जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं फला अखबार से, फला टेलीविज़न चैनल से, तो आपको समाज से थोड़ा ऊपर सम्मान मिलता है, जो आम आदमी को मिलता है उससे थोड़ा अधिक मिलता है। तो वो सम्मान दरअसल वो आपकी जिम्मेवारी भी है ना। ठीक बात है, जिम्मेवारी को सम्मान है, जिम्मेवारी को सम्मान, हाँ, ये समझना चाहिए लोगों को। और बाकी चीज़ें जो है वो आदमी क्या है कि एक एक शब्द पे विश्लेषण करता है। हम लोग जब अखबार में लिखते थे, हम लोग जब टेलीविज़न चलाते हैं, तो क्या होता है कई बार है ना कि खबर को, पेज को भरने के लिए लिखते थे। मैं जब एक अखबार में था, तो किसी रिपोर्टर को मैंने कोई चीज़ बताया कि एक खबर है, वो 250 पुराने के लिए उसको, क्योंकि 250 वर्ड का एक क्राइटेरिया था, तो उसने उसमें कुछ बना के लिखा। बाद में अगले दिन एक अधिकारी जी मुझको फ़ोन किए, बोले कि खबर कैसे है ये है, तो हम बोले कि ये ऐसे ही है, छोड़िए उसमें। तो नहीं रिपोर्टर क्या लिखा है सुनिए शब्द। अब हमको पढ़ के सुना रहे, तो हम उनको क्या बताते कि भाई साहब उसने वो जगह भरने के लिए कुछ शब्दों को पिरो दिया है। तो आपको हमें अगर, क्योंकि आपके शब्द को लेकर जो डिसिसिव क्लास है समाज का या आम आदमी है, वो बहुत संजीदा है। बहुत लगता है कि अगर शंभू चौधरी ने लिखा है तो बाप रे, इसमें तो कोई दम है। तो आप पत्रकारों को ये चीज़ सोचना होगा कि भाई हम ऐसे ही नहीं लिखते किसी के बारे में। बहुत लोग लिखते हैं कि फला जो है रडार पे, देखिएगा कुछ चीज़ें कि ये रडार पे, इन पे हो सकती है, अच्छा, अरे ब्लाइंड खबरें मत लिखा कीजिए। मुझे याद है सर कि मैं पटना में था और हरिवंश जी संपादक हुआ करते थे मेरे, तो एक रिपोर्टर ने खबर फैल की राघोपुर से, जहाँ से राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, कि गर्भ में जो हत्या होती है वीमेन, मतलब बेबी चाइल्ड की, तो सबसे ज़्यादा जो सर्वे आया था उसमें राघोपुर में होता था। तो जाहिर है कि लोग, अच्छा हम लोग की उम्र कम थी, लोग बना थे ना मुख्यमंत्री के इलाके सबसे ज़्यादा गर्भ भ्रूण हत्या, वो खबर छपी और विवाद में मेरे संपादक ने मुझसे कहा कि इसमें राबड़ी देवी जी की क्या, मुख्यमंत्री की क्या भूमिका अगर हो रही है तो, और बस माकूल जवाब नहीं। तो ये थोड़ी हड़बड़ी से बचना चाहिए। एक और सवाल मेरा है जिसकी चर्चा आप पहले कर रहे थे और आप भी कर रहे थे, कि ग्राउंड रिपोर्ट की जो बात होती है,
एक है कि हम जाते हैं, यथार्थ स्थिति जो है बताते हैं कि भाई यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, यहाँ पे मंडल डैम अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, ईचा डैम है, इस पर कोई काम नहीं हुआ, विस्थापन है, सारी चीज़ें बताते हैं। एक होता है कि हम जाकर उसमें अपना वो करते हैं, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बताते हैं कि नहीं ठीक है हम इसमें ये करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे कि मंडल डैम नहीं बना, विस्थापन में ये काम होना चाहिए। जैसे बहुत सारे कानून हैं भारत में, बहुत सारी सुविधाएँ हैं। राइट टू हेल्थ की बात ही है कि राइट टू हेल्थ नहीं है, आप बीमार हो जाएंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको मर जाना पड़ेगा, वो इतनी महंगी दवाइयाँ। तो ये पत्रकारों को हस्तक्षेप कहाँ पे करना चाहिए, जब हस्तक्षेप करते हैं हम तो वहाँ पे क्या सीमा होनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर बहुत ज़्यादा आगे ना चल जाएं और इतनी पीछे भी न रह जाएं कि वो सितार की तरह की सितार बज ही नहीं पाए। देखिए, जनोन्मुखी हस्तक्षेप तो अच्छा ही माना जाता है हमेशा पत्रकारिता में, क्योंकि पत्रकारिता को लोग एक परिवर्तनकारी औजार के तौर पे भी देखते हैं, कैसे उपकरण के तौर पे भी देखते हैं कि जिससे बदलाव आ सकता है समाज में। तो हस्तक्षेप जो है वो इस सीमा तक जरूर होगी। हस्तक्षेप जो है वो दोषारोपण में नहीं तब्दील हो जाए। हस्तक्षेप और दोषारोपण में बहुत बारीक सी लकीर है। तो अगर जब आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, या किसी की पानी की सुविधा नहीं है, पढ़ाई की सुविधा नहीं है, समय पे राशन नहीं मिल रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं, भुखमरी है, सिंचाई के नाम पे, लेकिन जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो वो दोषारोपण में तब्दील ना हो। मैं ये कहता हूँ हस्तक्षेप जरूर होना चाहिए। इससे इस पत्रकारिता एक लाइट हाउस की तरह भी है, ये दिशा भी दिखाती है। जब आपका दायित्व है कि जब आप ग्राउंड में हैं, जब आप किसी चीज़ की हकीकत बता रहे हैं, तो आपका मकसद क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? गोल है कि भाई हालात में सुधार आए। हालात का किसी सरकार को बदनाम करना या किसी व्यवस्था को बदनाम करना ये नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, ठीक है जिम्मेदारी, व्यापक जिम्मेदारी तो सरकार की है, लेकिन सरकार के अलावा और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी तमाम लोगों की जिम्मेदारियां हैं। और सरकार में आज कोई एक पार्टी है, जैसा आपने कहा कि उस समय राबड़ी देवी वहाँ की सीएम थी, तो उन पर तो ये तो भाई एक प्रवृत्ति है जो पनपती चलेगी। राबड़ी देवी बदल भी जाती है, दूसरा भी सीएम आता, तब भी वही हकीकत होती। तो इस ट्रेंड को समझने की जरूरत है। अभी आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये उदाहरण है कि कैसे आप हस्तक्षेप करें, दोषारोपण नहीं करें, दोषारोपण न करें और जनोन्मुखी हो। अमन जी एक ही मिनट, क्या है कि ज़्यादा उत्साहित होने से भी कभी कभी ना मामला ख़राब हो जाता है। ठीक है ना, भाषा का इस्तेमाल जो है हमेशा सही होना चाहिए, शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। और एक चीज़ और छूट रहा है कि अभी PIB फैक्ट चेक हम भारत सरकार ने शुरू किया है। तो सरकार से रिलेटेड कोई भी अगर खबर है, आपको लग रहा है कि ये सही है गलत है, तो आप वो फैक्ट चेक में जाके उसको चेक कर सकते हैं। पत्रकारों के लिए भी एक बहुत अच्छा जो है वो मंच आ गया है। तो मेरा यही कहना है कि आपका काम सूचना देना है, जिम्मेदारी के साथ सूचना दीजिए। बाकी चीज़ें जो हैं उसको करने के लिए अलग अलग एजेंसियां हैं, वो ज़रूर करेंगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब टाइम नहीं है, नहीं तो हम बात आगे बढ़ाते। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पत्रकार इसको देख रहे होंगे उनके मतलब की बातें तो होंगी ही, और जो आम दर्शक जो चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो वोटर हैं, उन्होंने अगर इस कार्यक्रम को देखा है या आप देख रहे हैं, तो आपके मन में जो शंकाएँ होंगी जर्नलिज्म को लेके, वो शायद हम दूर कर पाए होंगे। मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। बहुत लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्यौहार है, इस त्यौहार में पार्टिसिपेट कीजिए और भारत के जमहूरियत को और मजबूत बनाइए। नमस्कार।